मोदी ने वो सोचा है जो मोदी विरोधी सोच भी नहीं सकते। मोदी ने 2 टीम बना ली है, एक नहीं 2 टीम। नरेंद्र मोदी की एक सेंट्रल टीम होगी जो लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लड़ाएगी, जिताएगी, और एक स्टेट लेवल की टीम जो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे नेताओं से लड़ेगी। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और भोपाल में मोहन यादव। इनका सिलेक्शन स्टेट टीम के कैप्टन के लिए किया गया है। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अब नरेंद्र मोदी के सेंट्रल टीम के लिए अवेलेबल हैं। जो लोग आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज नाम क्यों रखे, यही नहीं, अभी तो 2024 में और भी सरप्राइज नाम आने वाले हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सिर्फ 55 साल के हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी अभी 52 साल की है। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की उम्र सिर्फ 50 साल है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अंडर 60 हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव 53 साल के हैं। दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा की उम्र भी 50 साल की है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव भी 58 साल के हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला 59 साल के। बस दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ही 60 साल के ऊपर के हैं। कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है सब 60 साल के नीचे के हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को छोड़ दें तो मोटा मोटा 3 राज्यों के मेन पदों पर उम्र के हिसाब से नई पीढ़ी की एंट्री हो गई है और राज्य के साथ साथ इनको 24 और 29 की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। दूसरा, इन तीनों राज्यों में एक चीज और कॉमन है, सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस किया गया है। जो नाराज हैं उसको भी उठाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर ऐसा फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर रही है जिसकी काट निकालने में विरोधियों का पसीना छूट जाए। वो कैसे, इसका एक और प्रयोग राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा को चुनकर किया गया। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। तीनों राज्यों में सीएम डिप्टी सीएम के पद पर एक चीज कॉमन है, वो है ब्राह्मण वोटर्स। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो सीएम बने हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी ब्राह्मण हैं। बताया जा रहा है कि नाराज ब्राह्मण के जरिए पूरे हिंदी भाषी प्रदेशों में संदेश पहुंचाने की कोशिश है, जो यकीनन कांग्रेस को ठीक नहीं लगेगी। राजस्थान में 2018 में राजपूतों की नाराजगी भारी पड़ी थी, तो राजपूत दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर राजस्थान के राजपूतों को खुश करने की कोशिश की गई।
इसके अलावा आदिवासी, ओबीसी, वैश्य ये सब पहले से ही मोदी की सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग में ऊपर हैं। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। एक अनुभवी व्यक्ति को जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात है। अब प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर? मेरे नाम की चर्चा चलती रहती है। देखिए, लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं दिखावे, आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। मैंने पहले कह दिया था मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ, और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। बात ये नहीं, बात ये है कि बीजेपी नए नए प्रयोग कर सियासत के नए नए आयाम सेट कर रही है, जबकि मोदी को टक्कर देने वाले और प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने वाले राहुल गांधी घिसे पिटे धरने पर चल रहे हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस। जाति जनगणना और अडानी से आगे उनके कदम बढ़ते ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। बात भागीदारी की है। कांग्रेस की नई पीढ़ी राहुल गांधी पर आकर खत्म हो जाती है। सचिन पायलट जैसे नेता आगे बढ़ने के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी जगह नहीं देती है। ज्योतिरादित्य कांग्रेस का चरित्र समझ चुके थे, वो बीजेपी में आ गए। उधर मोदी नई पीढ़ी के लीडर्स को जिम्मेदारी देकर 24 को तो सेट करना चाहते ही हैं, 29 से लेकर 47 तक विकसित भारत की राह भी आसान कर लेना चाहते हैं। जो कार्यकर्ता है, जो भजन लाल जी हमारे बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन में काम किया, उनको जिम्मेदारी सौंपी पार्टी ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुझे भी सौंपी। तो ये देखिए पार्टी जिस तरह से सोचती है और हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, अगर वो हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, तो ये देखिए पार्टी की बहुत अच्छी रीति है। सारे चैलेंजेस एक्सेप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए काम करती है, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित से वंचित व्यक्ति के लिए काम करती आई। उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। मुझे कभी भी किसी भी फैसले की जानकारी ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जिन्होंने मुझे छोटे से साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैं शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप से जो मुझे दायित्व दिया उसको। नरेंद्र मोदी के फैसले को क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव किया गया? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं, और उनका फैसला हमेशा ऐसा ही आता है, चौंकाने वाला, जो आप देख रहे हो। निश्चित रूप से एक साधारण सा कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता, उसको इतना दायित्व देके मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। लोग कह सकते हैं कि मोदी ये क्या कर रहे हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, अनुभव को छोड़ नए चेहरे नई पीढ़ी पर दांव क्यों खेल रहे हैं। ऐसे ही नहीं बीजेपी ये दांव चल रही है। बीजेपी इस प्रयोग को लेकर निश्चिंत है, क्योंकि जब जब बीजेपी ने नई पीढ़ी और नए चेहरों को लॉन्च किया है, वहां उसको उम्मीद से दुगना मिला है। यूपी से लेकर गुजरात के सीएम तक तमाम उदाहरण पड़े हैं। राजस्थान से अगर भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने सिलेक्ट किया है, तो एक साथ कई चीजों को मैनेज किया है। राजस्थान में करीब 13% ब्राह्मण है, आबादी राजपूत जाटों के करीब है, लेकिन उनको कई सालों से तवज्जो नहीं मिल रही थी। ऐसा करके ब्राह्मण वोटर्स को भी खुश करने की कोशिश की गई है। 34 साल बाद राजस्थान में कोई ब्राह्मण सीएम बना है। जितने कैंडिडेट के नाम सीएम को लेकर चल रहे थे, ये कहा जा रहा है कि सभी किसी न किसी गुट के इन्फ्लुएंस में थे। इसीलिए सरप्राइजिंग नाम देकर बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के जरिए गुटबाजी को रोकने का काम किया है। शुरू से कार्यकर्ता स्तर के व्यक्ति को और पहला चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं में बड़ा संदेश दिया है। एबीवीपी और संघ से जुड़े भजन लाल शर्मा के बारे में कहा जाता है, पदाधिकारी रहते वक्त इनका कभी किसी से कोई बैर नहीं हुआ और किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की, इसीलिए इनका नाम फाइनल हो गया। भजन लाल जी बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है। भजन लाल जी ने लंबे समय से पार्टी में
पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए पूरे रात दिन एक किया है। अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी के काम में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो आज एक ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में पाकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऊर्जा का संचार हुआ। देखिए, पहली बार विधायक जरूर बने हैं, लेकिन अनुभव उनका हम सब कार्यकर्ताओं में सबसे अच्छा अनुभव है, सबसे ज्यादा अनुभव है। पार्टी को यहाँ तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कार्यकर्ता के नाते। क्या उन्हें अनुमान था, आभास था, या वो भी बाकी सबकी तरह? बिल्कुल नहीं, हमारे से पिछले वाली पंक्ति में बैठे थे और बिल्कुल उनको आभास नहीं था। लेकिन एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से सम्मान दिया, तो हम सबको भी बहुत भावुकतापन भी उनके प्रति कि किस प्रकार से कार्यकर्ता को पहचान कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान की सत्ता पर उनको जिम्मेवारी दी है। कई नाम चल रहे थे, जिनमें से एक नाम आपका भी था, तो कितना सरप्राइजिंग था उनका नाम? बात बताओ, मेरा नाम चलाया किसने? मेरा नाम तो चलाने वाले आप लोग थे, ठीक है ना। मेरा नाम कोई ऐसा नहीं था, आप लोगों ने पता नहीं क्यों कैसे कैसे चलाया, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। हम अपने वर्तमान में जीते हैं। बीजेपी का फोकस फ्यूचरिस्टिक है। 24 में 400 का टारगेट पार करना है, 29 की राह आसान बनानी है, तो सोशल इंजीनियरिंग के पैमाने पर एक ऐसा बॉक्स तैयार करना चाहिए जिसमें 24 की पूरी गारंटी हो। बीजेपी ओबीसी, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, आदिवासी, नई पीढ़ी, महिला, गरीब, वंचित सबकी बात हो। और अगर ये बीजेपी को वोट करेंगे तो हिंदी भाषी और हिंदी जानने वाले, समझने वाले प्रदेश, जिसमें बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र की करीब 308 सीटों को फिक्स करेंगे। ये बात सही नहीं है कि शिवराज का जीत में रोल था ही नहीं। मोदी का चेहरा था तो शिवराज की भी अपनी पहचान थी। महिला वोटर्स के बीच मामा और भाई का जो रिश्ता बनाया था, उससे भी वोट मिला है। उनकी विदाई के वक्त जिस तरह से महिलाएं भावुक हुईं, उससे आप समझ सकते हैं। यकीनन शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किल था, लेकिन ये भी सच है कि 18 साल तक इसी पार्टी ने उनको सीएम भी बनाया। साल 2005 के 29 नवंबर को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल गौर की जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। उस समय शिवराज सिंह का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। उनके नाम का प्रस्ताव अचानक प्रमोद महाजन ने किया और सबको चौंका दिया। वो बात अलग है कि शिवराज की अपनी अदा है। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नई पीढ़ी को मौका देती है और दूसरी पीढ़ी को छोड़ देती है। आला कमान का आदेश आया है और सबके लिए प्रोग्राम सेट कर दिया गया है। जो 70 साल के ऊपर के हैं, जिसमें 75 साल के रमन सिंह का एग्जिट प्लान स्पीकर बनाकर तैयार किया गया, उसी तरह से 66 साल के नरेंद्र सिंह तोमर को भी मध्य प्रदेश में स्पीकर बनाकर एग्जिट प्लान उनका बना दिया गया। जब तक वो स्पीकर रहेंगे तब तक वो 70 के पार हो जाएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया 70 की हो गई हैं। ये भी बीजेपी के एग्जिट प्लान के पैमाने पर फिट बैठ रही हैं। जब वो नए मुख्यमंत्री पर मान गईं, तो यकीनन उनके लिए भी पार्टी ने कोई उनके रसूख के हिसाब से एग्जिट प्लान तैयार किया होगा। शिवराज सिंह चौहान अभी 64 साल के हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे। अभी 6 से 9 साल उनका पॉलिटिकल करियर और भी है। अपनी कुर्सी तो खाली कर दी, लेकिन ये अभी भी ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। कह दिया है जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया, अब वो उसके लिए करेंगे। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल।